बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का क्या मतलब है? सबसे पहले डेफिनेशन। तो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस विद इन द लिविंग सिस्टम्स। इस जुमले से भी कोई ख़ास बात समझ में नहीं आती। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लिविंग सिस्टम के अंदर क्या है? तो इसका सिंपल मतलब ये है, लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी शक्लें बदलती है, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन या उसके लॉज के मुताबिक एनर्जी कैन नेदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इतना जानते हैं आप। तो यही हम कह रहे हैं कि जानदारों को मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। मेटाबॉलिज्म ना ख़त्म होने वाला रिएक्शंस का सिलसिला है, और जब तक ज़िंदगी है मेटाबॉलिज्म है, या दूसरे अल्फाज में ज़िंदगी मेटाबॉलिज्म ही को कहते हैं। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक गए तो समझो मौत हो। तो ज़िंदगी जब तक है ये रिएक्शंस हैं, और उन रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा चाहिए ज़रूर। और 24 घंटे एक सेल में रिएक्शंस का सिलसिला जारी है, तो इसका मतलब एनर्जी की ज़रूरत है। अब एनर्जी सेल बना नहीं सकता, तो क्या करेगा? किसी सोर्स से एनर्जी हासिल करेगा, और उस सोर्स से एनर्जी उसको किस हालत में मिलेगी ये भी नहीं पता है। तो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और वैसे भी अगर आप सरसरी तौर पर भी देख लें तो नेचर में एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है सन। ज़रा इधर को गौर करें। सन से जो रोशनी ज़मीन की तरफ आती है, हम उसको क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। यही कहते हैं सोलर एनर्जी। कोई जानदार इस्तेमाल नहीं कर सकता डायरेक्ट, सिवाय थोड़ी सी हीट के पर्पस के लिए इस्तेमाल करें तो करें, वरना मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं। इस सोलर एनर्जी को जानदारों का एक ग्रुप, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और केमिकल एनर्जी क्या है? इसी को हम आम अल्फाज में फूड कहते हैं। ये फूड में कन्वर्ट करता है सिर्फ एक ग्रुप। कौन? ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ ग्रुप तो एक है, लेकिन इसके अंदर सब ग्रुप्स 3 हैं। सबसे नुमाया नजर आने वाले पौधे हैं, एल्गी है, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट्स, ये 3 ग्रुप मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ। इनमें किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? एल्गी की। बेटा प्लांट्स वैसे देखने में हमें बड़े लगते हैं ना, मैं आपको इशारा बताता हूँ। ज़मीन की सतह पर 3 हिस्सा पानी है कि नहीं, और 1 हिस्सा खुश्की है। इस 1 हिस्सा खुश्की में से भी 11% लैंड पर प्लांट्स हैं। इसका मतलब 30% है ये। 30% में से 11% निकालो तो कितने बनेंगे? 19% लैंड वो है जहां पौधे नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जबकि समंदर की सतह, हर समंदर की सतह 600 फुट तक एल्गी से भरी है। और अगर दुनिया के आधे हिस्से पर रात है तो आधे हिस्से पर दिन है, वहाँ फोटोसिंथेसिस। जब इधर रात हो जाएगी इधर फोटोसिंथेसिस। सबसे ज़्यादा 60% फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय एल्गी। तो यूँ समझो ये ऑटोट्रॉफ वो हैं जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील कर रहे हैं। और ऑटोट्रॉफ का सबसे बड़ा ग्रुप एल्गी, उसके बाद प्लांट्स, फिर बैक्टीरिया का बहुत थोड़ा सा हिस्सा। अच्छा, इस केमिकल एनर्जी को हेटेरोट्रॉफ्स हासिल करते हैं। हेटेरोट्रॉफ किस शक्ल में हासिल करते हैं, अभी मैं पूरी तफसील बताता हूँ। इस्तेमाल करके फिर बड़े प्रोसेसिंग के बाद बिलाखिर ये हेटेरोट्रॉफ्स और ये ऑटोट्रॉफ दोनों इस एनर्जी को एटीपी में तब्दील करके फिर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने कहा एटीपी इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही कहते हैं। अच्छा, अब जरा इधर तवज्जो करें। सन से एनर्जी निकली, पहले कहाँ आई? स्पेस में, स्पेस से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से ऑटोट्रॉफ के पास, जमीन की सतह पर। ऑटोट्रॉफ ने फूड बनाया, फूड ग्लूकोज की शक्ल में बनाया। ग्लूकोज को उन्होंने सक्रोज में कन्वर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके स्टोर किया, तो स्टार्च या पॉलीसेकेराइड में तब्दील किया। इन पॉलीसेकेराइड को हेटेरोट्रॉफ खाएंगे। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पॉलीसेकेराइड जाकर डाइजेस्ट होकर मोनोसेकेराइड बनेंगे। फिर वो मोनोसेकेराइड सेल के अंदर पहुंचेंगे। सेल उनको सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी में तब्दील करेगा। अब इधर गौर किया आपने, क्या हुआ है यहाँ? 2 बातें हुई हैं। एक तो एनर्जी ने सिस्टम बदले हैं। सन एक सिस्टम था, स्पेस एक और सिस्टम था,
एटमॉस्फेयर एक और सिस्टम था, ऑटोट्रॉफ एक और सिस्टम था, हेटेरोट्रॉफ एक और सिस्टम था। हेटेरोट्रॉफ का डाइजेस्टिव सिस्टम और था, वहाँ से डाइजेस्ट होने वाली फूड खुराक में सर्कुलेटरी सिस्टम में गई, सर्कुलेटरी सिस्टम से टिश्यूज तक गई। तो सिस्टम भी बदल रहे हैं, एनर्जी की शक्लें भी बदल रही हैं। इन दोनों को मिलाकर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और इसी सारे मामले को बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब दोबारा सुन लें बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस विद इन द लिविंग सिस्टम्स। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने कहा दो मतलब हैं, एक मतलब एनर्जी शक्लें बदल रही है, दूसरा मतलब वो सिस्टम बदल रही है। मेरी बात समझ में आ गई? तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स और यही बायो एनर्जेटिक इस चैप्टर का हिस्सा है। इस बायो एनर्जेटिक के दो बड़े रिएक्शंस को हमने पढ़ना है। इनमें से एक रिएक्शन कहलाता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, अच्छा, तमाम बच्चों को उनकी एज और उनके क्लास के लेवल के हिसाब से डेफिनेशन बताई जाती है। छठी के बच्चे को बताएं पौधा अपनी खुराक खुद बनाता है तो वो खुश हो जाता है, उससे ज़्यादा वो सोचता नहीं। तो मुझे जब पहली दफ़ा बताया गया पौधे अपनी खुराक खुद बनाते तो मैं हाँ तो करता था, लेकिन अंदर से मैं डिसएग्री करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि खुराक बनाने का मतलब वही आटा गूंद के रोटियां बनाना है। पौधों को तो कभी देखा ही नहीं हमने रोटियां बनाते हुए, तो ये कैसे बनाते हैं। इसीलिए वहाँ से ही सवाल शुरू हुए जहन में, हिम्मत नहीं हुई। फिर थोड़े बड़े हो गए तो पूछा ये रोटियां कहाँ बनाते, तो टीचर ने हंस के कहा रोटियां नहीं बनाते, और तरह से खुराक बना। तो इसीलिए जब आप थोड़े बड़े हो गए होंगे तो फिर आपको कहा गया होगा फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रोड्यूस। अब ये सारी बातें छोटे बच्चों वाली, आपने खबरदार ये लिखना ही नहीं है फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रोड्यूस, नहीं लिखना। अब आपने टू द पॉइंट और डिटेल डेफिनेशन बताना। तो सबसे पहले डेफिनेशन, बल्कि मैं एक डेफिनेशन लिखने से पहले एक और चीज़ बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इस मैकेनिज्म को 3 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे। इसमें पहला हिस्सा होगा डेफिनेशन, दूसरा हिस्सा होगा फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इस रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या अवामिल चाहिए, और तीसरे मरहले पर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होता कैसे। तो जहन में रखेगा ना ये 3 नुकते, यानी हम फोटोसिंथेसिस को जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो ये 3 नुकात को जहन में रखकर फिर एक्सप्लेन करेंगे। पहला नुकता क्या है, डेफिनेशन, दूसरा क्या है, इसके लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए, तीसरा है मैकेनिज्म, ये होता कैसे। अच्छा, अब आपको एक टिप बताता हूँ, क्लू, कि इस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करें। बेहतर ये है कि इस रिएक्शन की समरी को आप सामने रख के डिफाइन करें। इस रिएक्शन की समरी बता रहा हूँ मैं, CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 plus O2। बहुत सारे बच्चे इंसिस्ट करते हैं H2O भी है, चलो लिख दिया मैंने, लेकिन H2O को नहीं इसलिए लिखते हैं कि ये दोनों तरफ है, तो यहाँ ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। अब इस रिएक्शन को सामने रख के डिफाइन कैसे करें, जरा तवज्जो से सुनिए। पहले मैं समझाता हूँ फिर मैं लिखता हूँ। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय ऑटोट्रॉफ, यानी ये एक ऐसा अमल है जो सिर्फ कौन परफॉर्म कर सकता है, ऑटोट्रॉफ कर सकता है। ऑटोट्रॉफ पहले बता दिया कौन कौन है। इट इज कैरिड आउट बाय ऑटोट्रॉफ्स इन विच, इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 सिंपल इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर in presence of sunlight and chlorophyll to produce a complex organic energy rich molecule and some oxygen as byproduct। कुछ पल्ले पड़ा, ये देखें इसको, ये है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक तो ये ऑटोट्रॉफ परफॉर्म करते हैं, दूसरा इसमें 2 छोटे इनऑर्गेनिक सादा एनर्जी से खाली मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं आपस में, और 2 फैक्टर्स की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, एक क्लोरोफिल है एक सनलाइट है, इनकी मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एनर्जी से भरपूर मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है।
साथ में ऑक्सीजन और पानी बाय प्रोडक्ट के तौर पर। बाय प्रोडक्ट पता है? यस सर। किसी रिएक्शन का वो सब्सटेंस जिसको बनाना मकसद नहीं था खुद बन गया। तो इस रिएक्शन के बनाने का मकसद क्या था? ग्लूकोज। ठीक हो गया। तो आइंदा आपने ये रिएक्शन लिखना है, ये डेफिनेशन लिखना है। ठीक हो गया। तो डेफिनेशन हो गई अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय autotrophs in which is reaction in which two simple and लगाएंगे कॉमा की जरूरत नहीं है, simple and energy poor molecules। अब इनको ब्रैकेट में लिखना है। कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों में जाती एनर्जी है ही नहीं सर। टू एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर in presence of sunlight and chlorophyll and produce, क्या प्रोड्यूस करते हैं? अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ग्लूकोज एंड along with, एंड के बजाय लिखें along with some oxygen and water as byproducts। ये हो गई जी डेफिनेशन। आप मेरे साथ वादा करेंगे ना, आज के बाद फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी आपने ये लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे वो किताब पढ़ते हैं तो मैंने देखा बुक में जिस तरतीब से जुमले लिखे हैं वही उसी में उलझ जाते हैं। यानी बात आपसे पूछेंगे डिफाइन तो उसमें पूरा एक पैराग्राफ बेर जरूरी बातें लिख के उधर तक पहुँचते पहुँचते भूल जाते, फिर असल बात रह जाती है। तो टू द पॉइंट रहने की कोशिश करें और इस रिएक्शन को सामने रख के डिफाइन करें। A process carried out by autotrophs in which two simple inorganic energy poor molecules react with each other in presence of sunlight and chlorophyll to produce a complex organic and energy rich molecule glucose plus some oxygen and water as byproduct। अब यहाँ कई सवाल उठे होंगे जहन में। एक सवाल तो उठेगा कि दो गरीब मॉलिक्यूल के मिलने से एक अमीर मॉलिक्यूल कैसे बना? कभी आपने सुना दो गरीबों के मिलने से अमीर बनते हैं, एक अमीर बनता है? ऐसा तो नहीं है। तो ये दोनों एनर्जी पुअर थे तो ये एनर्जी रिच कैसे हुआ? असल में हुआ ये है कि जब ये मिल रहे थे तो इनके मिलने के दौरान सूरज की रोशनी की एनर्जी इनके अंदर ट्रांसफर की गई। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का ये पहला मरहला है। एनर्जी इसमें आ गई, ये अब इसको आगे पीछे तकसीम करें जहाँ जहाँ करना है वो इसको तोड़ेंगे, एनर्जी निकलेगी। और मजे की बात यह है कि जब इसको तोड़ेंगे तो यही दोनों मॉलिक्यूल बन जाए और एक दफा फिर एनर्जी से खाली हो जाए। इसका मतलब यह है कि एक टिफिन कैरियर है, किचन में जाता है तो फुल हो जाता है, लंच के टेबल पे आता है तो खाली हो जाता है। नहीं समझे? टिफिन में खाना कहाँ भरा जाएगा? किचन में। खाएगा कहाँ? खाएंगे कहाँ? टेबल पे। टेबल पे खाएंगे तो वो खाली हो रहा है, उधर से फिल होकर आ रहा है, वही वाली बात। ठीक हो गया? ये बात समझ में आई? अब हम दूसरे मरहले को पहुंचते हैं। इस रिएक्शन के परफॉर्म करने के लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत होगी? तो ये मिटा दूं मैं? यस सर। अगला है जी हमारा फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन को आप हमेशा सामने रखें। CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 plus
O2 प्लस H2O हो गया। अब गौर करें, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए 4 फैक्टर्स की जरूरत है। ये 4 अहम तरीन फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर भी है, उसका जिक्र नहीं किया गया। और 5वां फैक्टर वो है। 4 फैक्टर्स में से कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। इन चारों में से कोई एक भी कम हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा, फिर जरा नोट करें बेटा, बहुत जरूरी है। इन 4 फैक्टर्स के बारे में सिर्फ 3 पॉइंट्स आप याद रखें, वो मेंशन करें। बाकी जुमले गलत हो जाए, छोटे हो जाए, लंबे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इन फैक्टर्स का सोर्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, वहां से जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां तक आते कैसे हैं या लाए कैसे जाते हैं, और आकर वो रोल क्या प्ले करते हैं। तो इन चारों में से हर एक के बारे में हम 3 क्या पॉइंट याद रखेंगे। इनका सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी उस जगह जहां रिएक्शन हो रहा है उधर कैसे पहुंचाए गए, और रोल, ये रोल क्या प्ले करते हैं, आखिर ये क्या काम करते हैं, ये बताएं। अब इनकी तरतीब आगे पीछे करें, कोई इशू नहीं है। तरतीब आगे पीछे हो जाए, कोई इशू नहीं। बुक की तरतीब के हिसाब से सबसे पहले कहा गया है लाइट। अच्छा, हमारे जबान पर चढ़ी होती है सनलाइट, तो जब भी लाइट का जिक्र आएगा सनलाइट कहेंगे, है ना। मैंने क्या लिखा, सोर्स, सॉरी, हमारा जो फैक्टर नंबर 1 जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, लाइट। अब इसका सोर्स है सन, इसीलिए सनलाइट कहते हैं काफी। तो पहले मैं वो अहम पॉइंट अलग कर दूं, फिर बुक वाले तफसील पे जाएंगे हम। सोर्स के बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, जिस जगह फोटोसिंथेसिस होनी है वहां तक ये आती कैसी है। तो इन द फॉर्म ऑफ रेज कहें, वेव्स कहें, या फोटोन्स कहें, या आप इन सब के बजाय सोलर एनर्जी कहें, या बल्कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि सूरज की रोशनी जब हम तक आती है तो ऐसे वेव वाले पाथ में आती है, और आप जानते हैं इस वेव वाले पाथ में इन उभारों को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ हमें जहन में रखनी होगी। बहरहाल सूरज की रोशनी का सोर्स है सूरज, जमीन तक या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है ये वेव्स की शक्ल में, और आकर रोल ये क्या प्ले करती है, रोल क्या प्ले करती है, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी। सूरज की रोशनी ही है जो एनर्जी फराहम करती है। पहले मैं बता चुका हूं, अगर सूरज की एनर्जी इसमें नहीं डालें तो इन दोनों के रिएक्शन से कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, जो कि एनर्जी रिच था। एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सूरज की रोशनी इस्तेमाल ना करें तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता। अब यहाँ एक और सवाल उठेगा, क्या सूरज की रोशनी ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए कोई भी रोशनी चलेगी, इवन बल्ब की रोशनी से भी होगा। लेकिन क्या बल्ब या बिजली इतनी हमारे पास वाफिर है कि हम पौधों को देख के कहें फोटोसिंथेसिस करें? हमारे तो घरों में लाले पड़े हुए हैं। तो अगर आप किसी पौधे को इस रोशनी में भी रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन नेचर का एक ही फ्री सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स वो है सन। इवन जो रात को चांद की रोशनी होती है, चांद की अपनी रोशनी तो नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, उससे भी फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन बहुत स्लो। तो सबसे भरपूर रिएक्शन सिर्फ सनलाइट से मुमकिन है, बाकी गुजारा तो किया जा सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा देखते हैं इसकी मजीद तफसीलात क्या बताई जाती है। लेकिन एक शर्त है, यहाँ एक और जरूरत है। सूरज की रोशनी का सिर्फ पौधों पर या ऑटोट्रॉफ पर पड़ना काफी नहीं है। ऑटोट्रॉफ के पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जो इसको ट्रैप कर सके, जले बगैर ट्रैप कर सके, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहना भी थोड़ी ज्यादती है, मेरे हिसाब से यहाँ में चाहे क्लोरोप्लास्ट, वहां पर ऐसा इंतजाम है कि इसको ट्रैप किया जाए। इसकी मिसाल ऐसे है, क्या बिजली तार के जरिए आपके इस पॉइंट तक पहुंची, बल्ब लगाए बगैर ये रोशन होगी?
बल्ब का होना जरूरी है जो इसको रोशनी में कन्वर्ट करे। इसी तरह सूरज से जो रोशनी आती है वो तो फ्री है और वाफिर है, लेकिन उसको अगर कोई ट्रैप कर सकता है तो फिर उसको यूटिलाइज कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। मैंने अगर छत पे सोलर सिस्टम लगाया है तो मेरे घर में सोलर बिजली आएगी, वरना बगैर सोलर सिस्टम के तो बिजली नहीं आएगी। इसका मतलब इसको कैच करने वाला भी कोई होना चाहिए और वो होगा क्लोरोफिल। अच्छा, अब रोशनी जो हम तक पहुंचती है, टाइम हो तो मुझे इशारा कर लेना। रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में सफ़र करते हुए आती है। कोई वेवलेंथ छोटी है, कोई वेवलेंथ बड़ी है, कोई वेवलेंथ उससे बड़ी है, कोई और बहुत बड़ी है, इस तरह से। तो हमें जो लाइट नजर आती है उसको हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कहते हैं। चलो मैं यहाँ से आगे करूँगा, ठीक है जी।